वेलकम दोस्तों। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले हमने 2 वीडियोस की हैं, आइडियल गैस टरबाइन साइकिल और एक्चुअल गैस टरबाइन साइकिल। आप काइंडली पहले वो देख लें ताकि आपको ये वाली वीडियो या ये वाला प्रॉब्लम आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में एक्चुअल गैस टरबाइन साइकिल वाले में हमने देखा था कि जब टरबाइन से गैसें निकलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होती हैं, तो इन गैसों को ज़ाया कर देना कोई फिजिबल या सूटेबल काम नहीं है। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप इसका कोई हल कोई सजेस्ट करें या इसको जो है ना आप क्या समझते हैं, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकें। तो इस वीडियो में मैं भी एक सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं पहले वो सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, बाद में इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो टरबाइन का एग्जॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर निकल रहा होता है। ये वही साइकिल है गैस टरबाइन। मैं इसको दोबारा थोड़ी सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंप्रेसर के अंदर एयर इंटर हुई, एयर कंप्रेसर ने इसको प्रेशराइज कर दिया हाई प्रेशर तक। उसके बाद ये होती है कंबस्शन चैम्बर में गई। अभी आप रेड पोर्शन फिलहाल ना देखें, या हम इसके तरफ थोड़ी देर में आते हैं। अभी आप इस तरफ ग्रीन वाला पोर्शन देखें। कंप्रेसर से होती हुई कंबस्शन चैम्बर में गई, इसमें हीट ऐड हुई और उसके बाद वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसें टरबाइन के अंदर जाके एक्सपैंड कर गई और वर्क प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे भी इसी तरह ये टीएस डायग्राम पे है। ये अभी आप जो रेड का पोर्शन है ये आपने इग्नोर कर दें, सिर्फ आप ग्रीन वाला देखें। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुई, 2 से 3 ये वाला हिस्सा कंबस्शन चैम्बर वाला हीट एडिशन हो गई एट कांस्टेंट प्रेशर, और 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी टरबाइन में, और 4 to 1 हम हीट रिजेक्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको सवाल पूछा था कि ये टरबाइन का एग्जॉस्ट होता है ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होता है और हम ये एटमॉस्फेयर में खारिज कर देते हैं। हालांकि हाई टेम्परेचर हासिल करने के लिए हमें अच्छी खासे खर्चा करना पड़ा था, कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल जलाना पड़ा था, कोई तेल गैस जलानी पड़ी थी, तभी ये हासिल हुई थी। तो अब हम इसको एटमॉस्फेयर में खारिज कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। तो इसका हल मैं आपके सामने जो आज लेकर हाजिर हुआ वो ये है कि जब टरबाइन से एग्जॉस्ट निकलता है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कंप्रेसर से निकलने के बाद जो एयर इंटर हो रही होती है कंबस्शन चैम्बर में हीट एडिशन के लिए, उसमें हम पहले ही थोड़ी सी हीट ऐड कर दें ताकि कंबस्शन चैम्बर में जो हमने गैस या फ्यूल बर्न करना है वो कम हो जाए। तो हम करते ये हैं कि जो हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट होता है उसको हम एक हीट एक्सचेंजर में, जिसको हम रीजनरेटर या रिक्यूपरेटर कहते हैं, उसमें हम एग्जॉस्ट गैसें को मूव कराते हैं और एग्जॉस्ट गैसों में जो हाई टेम्परेचर होता है उसकी मदद से हम हीट दे देते हैं जो इनिशियल हमारा मिक्सचर कंबस्शन चैम्बर की तरफ जा रहा होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंबस्शन चैम्बर में जो हीट ऐड होनी होती है वो कम हो जाती है, हमारा ख़र्चा बच जाता है। तो क्या बचत हो गई ना हमारी। एग्जॉस्ट गैसें जो हमने वैसे ही खारिज करते होते थे, अब हमने कहा नहीं भाई, जो फ्रेश एयर कंप्रेस होके आ रही है उसमें हीट डालो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन और इस डिवाइस को हम कहते हैं रीजनरेटर। अब यही कुछ मैं आपको टीएस डायग्राम पे समझाता हूँ। ग्रीन वाला पोर्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब मैं थोड़ा सा रेड वाले पोर्शन पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे 4 पे एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं, ये हाई टेम्परेचर में है। अब मैंने कहा भाई इसको वैसे नहीं भेजना बाहर एटमॉस्फेयर में, इनकी हीट निकालो। तो हम क्या करते हैं कि ये 4 वाली जो है एग्जॉस्ट गैसें 0.4 पर जो हैं ये 2 से 5 के दरमियान फ्रेश एयर को, जो फ्रेश कंप्रेस्ड एयर है उसको प्री हीट कर देती हैं। तो ये 2 से लेकर 5 तक जो है ये रीजनरेटर के अंदर जो हीट एडिशन हो रही है ये वो वाली है 2 से लेकर 5 तक। अब एग्जॉस्ट गैसों का भी ज़ाहिर बात है टेम्परेचर कम होगा क्योंकि इनको हीट ट्रांसफ़र कर रही है, तो इनका टेम्परेचर भी कम होते होते ये 6 पे आ जाता है, जिस पे ये एग्जॉस्ट हो रही हैं। अब एटमॉस्फेयर में जा रही हैं कम टेम्परेचर पे। अब ये वाली क्यू रीजनरेशन हुई। अब क्या हुआ, हमने एग्जॉस्ट को इस्तेमाल कर लिया, एक फालतू चीज़ को जो पहले किसी काम की नहीं, हम उसको भी काम में ले आए। तो हमारा ये जो हीट इनपुट था जो पहले टोटल होता था ये टोटल हिस्से में, अब हमने उसको कम करके सिर्फ इतना बना लिया, तो बचत हो गई ना। अब रीजनरेटर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये, और ये रीजनरेटर कैसे काम करता है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ये वाली चीज़ें आप जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखिए। आपको इंशाल्लाह मैं गारंटी करता हूँ कि रीजनरेटर समझ आ ही आए। तो अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। A gas turbine cycle with regenerator operating on Brayton cycle has a pressure ratio of 9। प्रेशर रेशो है 9, यानी कंप्रेसर के अलॉन्ग जो गैस कंप्रेस हो रही है उसका प्रेशर है जी P2/P1 इज इक्वल टू
9। उसके बाद उसने बताया थी गैस टेम्परेचर इज 298 केल्विन एट कंप्रेसर इनलेट। कंप्रेसर इनलेट पे टेम्परेचर है जी 298 केल्विन एंड 1300 केल्विन एट टरबाइन इनलेट। टरबाइन के इनलेट 0.3 पर इस जगह 1300 केल्विन है। यूटिलाइजिंग एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस। एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस का मतलब ये है कि आपने स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं लेनी, आपने वेरिएबल करके लेनी है। एंड टेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर एज 82%। रीजनरेटर की इफेक्टिवनेस 82% है। अब ये इफेक्टिवनेस होती क्या है रीजनरेटर की, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ। 0.82 आ गई। हमने डिटरमिन क्या करना है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करने का फार्मूला जानते हैं, वो होता है जी वर्क नेट ओवर क्यू इन। नेटवर्क किस चीज़ के बराबर होगा, टरबाइन का वर्क और कंप्रेसर के वर्क का जो डिफरेंस होता है वो होता है जी नेटवर्क। अब टरबाइन का वर्क किस तरह निकाल सकते हैं, टरबाइन का वर्क होता है जी ये इस पोर्शन के दौरान H3 माइनस H4। 0.3 पे मुझे टेम्परेचर गिवन है तो इसके अगेंस्ट में जाके H3 निकाल लेता हूँ। H4 मुझे चाहिए। अब H4 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अब एयर स्टैंडर्ड असम्पशन हमने इस्तेमाल करनी है तो हम क्या करेंगे कि रिलेटिव प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे। PR4 ओवर PR3 इज़ इक्वल टू P4 ओवर P3। अब दोस्तों ये जो है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, TS डायग्राम तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, इसका मतलब है P2 P3 के बराबर होगा और P1 ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। P1 किस चीज़ के बराबर होगा, P4 के। P3 और P4 की रेशो में मिल गई। PR3 मुझे चाहिए तो ये T3 गिवन है, यहाँ से मैं जाके PR3 निकाल लेता हूँ। टेबल से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 330.9। अब यहाँ से मेरे पास PR4 आ जाएगा 36.76। इसके अगेंस्ट मैं इंथाल्पी की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ जाती है 764.01 किलो जूल पर केजी। H3 मेरे पास ऑलरेडी था, H4 भी आ गया तो यहाँ से मेरे पास टरबाइन का वर्क आउटपुट आ जाता है 631.96 किलो जूल पर केजी। कंप्रेसर का वर्क चाहिए, वो आ जाएगा H2 माइनस H1। H1 मैं T1 की मदद से निकाल सकता हूँ, टेबल में जाके वैल्यू निकाल लूँगा जी, मेरे पास आ जाती है 298.18 किलो जूल पर केजी। अब बाकी रह गया जी H2। H2 कैसे निकालना है, P2 और P1 की रेशो है, उसने कहा कि एयर स्टैंडर्ड असम्पशन इस्तेमाल करो। मैं चला जाता हूँ जी रिलेटिव प्रेशर का कंसेप्ट यूज़ करके, जो मैं निकाल लेता हूँ जी। अब P2 और P1 की रेशो यहाँ से मैं यूज़ कर लूँगा। PR1 मैं T1 के अगेंस्ट जाके टेबल से निकाल लेता हूँ। बाकी रह गया PR2, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आ जाएगा जी 12.18। दोस्तों अगर किसी किस्म का कोई मसला है कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, टेंशन नहीं लेनी। PR2 इसके अगेंस्ट आप H2 निकाल लेंगे 561.17 किलो जूल पर केजी। ठीक हो गया दोस्तों, H2 भी आ गया, H1 मेरे पास ऑलरेडी था तो यहाँ से कंप्रेसर का वर्क आ जाएगा जी 62.99। टरबाइन के वर्क में से कंप्रेसर का वर्क माइनस करो, आपके पास आ जाएगा जी नेटवर्क, ये होगा जी 368.97 किलो जूल पर केजी। अब निकालनी है जी क्यू इन हमारे पास बराबर होगी। अब दोस्तों ये पॉइंट नोट करने वाला है, ये इस प्रॉब्लम है। अब दोस्तों हमने लगाया हुआ है रीजनरेटर, ये वाला रीजनरेटर की वजह से क्या हुआ कि 4 to 6 एग्जॉस्ट गैसेज जो हैं वो क्या कर रही हैं, प्री हीट कर रही हैं। जो हमारी फ्रेश एयर आ रही है 2 to 5 प्री हीट कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब कि हमें हीट इनपुट कहाँ से देनी होगी, H3 से लेकर H5 तक। कहाँ से देनी होगी, H3 से लेकर H5 तक। H2 से H5 तक तो हमने एग्जॉस्ट गैसों की मदद से प्री हीट करवा रही है ना, तो ये तो नहीं सप्लाई करने की ज़रूरत, ये तो अपने एग्जॉस्ट की मदद से ही जो है ना अपना ख़र्चा बचा लिया। तो क्यू इन होगा H3 माइनस H5। अब H3 हमारे पास ये है, H5 निकालना है। H5 कैसे निकालना है, यहाँ पे आएगा जी इफ़ेक्टिवनेस जो उसने गिवन थी ना, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब इफ़ेक्टिवनेस का क्या मतलब है, इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये है कि एग्जॉस्ट गैसें यहाँ पे इंटर हो रही हैं रीजनरेटर के अंदर एट टेम्परेचर T4 और निकल रही हैं T6 के ऊपर। अब आइडली ये हो सकता है कि एग्जॉस्ट गैसें एयर को इतना प्री हीट करें कि जब वो एयर रीजनरेटर से निकले 0.5 के ऊपर उसका टेम्परेचर बराबर हो जाए T4 के। आइडियल केस में कोई हीट लॉस नहीं हुई, एयर इतना प्री हीट हुई कि इसका टेम्परेचर टरबाइन के एग्जॉस्ट के बराबर हो जाए।
और एग्जॉस्ट गैसें का जो टेम्परेचर होगा जब रीजनरेटर से बाहर निकल रही हैं वो बराबर हो जाए जब वो कंप्रेसर के एग्जिट पर हैं, यानी टोटल हीट ट्रांसफ़र कुछ भी ज़ाया ना हो। जितनी हीट थी एग्जॉस्ट गैसें सारी की सारी हम निचोड़ लें। इस सलाहियत को हम कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। एक्चुअली कितनी हीट मिलती है एज अ रिजल्ट ऑफ रीजनरेशन? H5 माइनस H2। और मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? H5 प्राइम माइनस H2। H5 प्राइम किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? H4 के, क्योंकि ये सेम टेम्परेचर पे होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ H5 माइनस H2 ओवर H4 माइनस H2। आ गई इफेक्टिवनेस। समझ लग गई? नहीं लगी कोई बात नहीं है, कमेंट लिखो, रिप्लाई करके ना आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब H2 ये हम निकाल चुके, H4 हम ऑलरेडी निकाल चुके, H5 हमने यहाँ से निकालना है। तो H5 आ जाता है, इफेक्टिवनेस की वैल्यू आप 82% यूज़ करेंगे तो H5 यहाँ से आ जाएगा 727.49 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ से हमारे पास Q इन आएगी, H3 की वैल्यू हम ये पुट करेंगे और H5 की ये वो आती है 668.48 किलो जूल पर केजी। अब दोस्तों हमारे पास जो QN आया है वो है 668.48, लेकिन जब हम रीजनरेटर यूज़ नहीं कर रहे तो ये हमारे पास वैल्यू आती थी 834.1 किलो जूल पर केजी। तो दोस्तों देखें QN में कितना फ़र्क आ गया है। अब ये फ़र्क क्या नज़र आएगा हमें? एफिशिएंसी इंक्रीज़ की सूरत में नज़र आएगा। वो हम फाइंड आउट करके निकालते हैं कितना फ़र्क पड़ा है। वर्क नेट हमारे पास ऑलरेडी है QN, हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है तो हमारे पास यहाँ से थर्मल एफिशिएंसी आ जाती है 55.1%। दोस्तों लास्ट टाइम ये हमारी एफिशिएंसी आई थी आइडियल केस में 44.1%। अब यहाँ से देखो दोस्तों हमें 11% एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो गई है। ये हुआ रीजनरेटर इस्तेमाल करने का फ़ायदा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना दोस्तों ये रीजनरेटर का कंसेप्ट, ये इसकी इफेक्टिवनेस कुछ आपको समझ लग गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल आंसर। टेंशन नहीं लेनी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया। और जीते रहें, खुश रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।